जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स एपिसोड में। और आज 18 जून 2026 है और हम इस वीडियो में जानेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ ही साथ कुछ एग्जाम पॉइंट और एमसीक्यू भी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। तो आज का पहला खबर है, फ्रांस की डसॉल्ट सिस्टम और आईआईटी हैदराबाद मिलकर भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडेन बनाएंगे, है ना। क्या खबर कि फ्रांस की जो डसॉल्ट सिस्टम है और आईआईटी हैदराबाद है, दोनों मिलकर भारत का न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइन सेंटर यानी कि कोडेन वो बनाएंगे। ठीक है, कोडेन है क्या एक्चुअली? तो कोडेन कोलैबोरेटिव डिजाइन इंजीनियरिंग सेंटर है। भारत में परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन और डिजिटल सिमुलेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है भारत में उसकी क्षमता को बढ़ाना है, साथ ही साथ डिजिटल सिमुलेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना है। रिसर्च, इनोवेशन और स्किल मैन पावर को भी प्रोत्साहित करना है। ठीक है दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की क्षमता को बढ़ाएगी, जैसे कि भारत सरकार का जो मिशन 2070 नेट जीरो कार्बन वाला है, वो टारगेट इससे पूरा होगा। साथ ही साथ नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे तो हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हम क्लीन एनर्जी जो है उसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मेन रोल है वो है फ्रांस का डसॉल्ट सिस्टम कंपनी है और भारत का आईआईटी हैदराबाद। ये दोनों मिलकर के जो है एक कोलैबोरेटिव सेंटर बना रहे हैं और इस पर रिसर्च भी करेंगे और भारत के लिए जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है उसमें इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, डसॉल्ट सिस्टम जैसे कि आपको पता है कि ये फ्रांस की कंपनी है और आईआईटी हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है? तो ये भारत का पहला न्यूक्लियर जो इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर होगा। ये भारत और फ्रांस के तकनीकी सहयोग की नई ऊंचाई देगा। साथ ही है ना, जो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजिटल डिजाइन हो गया और सिमुलेशन पर कार्य करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत और क्लीन एनर्जी के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक सवाल है, भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडेन किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बी, डसॉल्ट सिस्टम फ्रांस और आईआईटी हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, ये था आज का पहला खबर। चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। दोस्तों दूसरी खबर है कि यूएसओ ने यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने सोलार स्टॉर्म वार्निंग के लिए पहला सैटेलाइट सोलार वन शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी खबर क्या है दोस्तों? यूएसए ने सोलार स्टॉर्म वार्निंग के लिए पहला सैटेलाइट सोलार वन शुरू किया है। सोलार सिस्टम यानी सोलार स्टॉर्म होता क्या है? तो सूर्य से निकलने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं और मैग्नेटिक एनर्जी के बड़े विस्फोट को सोलार स्टॉर्म या स्पेस वेदर इवेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो स्पेस वेदर यानी कि जो अंतरिक्ष का जो मौसम है उसको ये निगरानी करेगा। सोलार स्टॉर्म जो है वो एक अर्ली वार्निंग देगा कि हाँ चलो, ये जो सिस्टम सैटेलाइट है, जब अंतरिक्ष में जब सोलार स्टॉर्म आएंगे तो उसको पहले से ही ये चेतावनी दे देगा कि ऐसी कोई घटना घटने वाला है। पृथ्वी और मानव गतिविधियों में जो स्पेस वेदर है उसको खतरों से बचाएगा। एडवांस डाटा जो है वो हमें देगा। कम्युनिकेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इससे प्रभावित होती है, आपको पता है। जीपीएस नेविगेशन और जो पोजिशनिंग सिस्टम है उस पर असर पड़ता है, तो उससे इसका बेनिफिट मिलेगा। पावर ग्रिड हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, इससे भी उसका नुकसान हो सकता है। रेडियो कम्युनिकेशन और एविएशन ऑपरेशन भी बाधित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सोलार वन के बारे में जान लो कि ये जो लॉन्च कर रहा है वो यूएसए कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। 2024 में इसको लॉन्च किया है। फाल्कन 9 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? फाल्कन 9 के द्वारा किया गया है। संचालित की कौन करता है? तो NOAA यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक तरह का ये स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कुछ फैक्ट हैं हमें याद रखने वाले फैक्ट हैं, जैसे कि सोलर स्टॉर्म मुख्यतः क्या होते हैं? ये सन स्पॉट होते हैं, सोलर फेयरलेस होते हैं। ठीक है, ये घटनाएं 11 वर्षीय सोलर साइकिल में अधिक सक्रिय होते हैं, है ना। स्पेस वेदर अध्ययन करने की एक प्रमुख संस्थाएं भी हैं। अब भारत में जो स्पेस वेदर पर कार्य करने वाली कुछ एजेंसी है, जैसे इसरो का स्पेस वेदर सेंटर आईआईसी बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो सोलार वन जो यूएसए का पहला स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, याद रखने वाली बात है। ये जो सोलार वन है वो यूएसए का स्पेस वेदरिंग मॉनिटरिंग सैटेलाइट का ये पहला वर्जन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सोलार स्टॉर्म की जो अर्ली वार्निंग है उसको देना है, स्पेस वेदर मॉनिटरिंग को आधुनिक और अत्यंत महत्वपूर्ण बनाना है। यह सैटेलाइट पृथ्वी पर जीवन, तकनीक, संचार को सुरक्षित रखने में मदद करता है। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल हैं उसको हम करते हैं। सोलार वन सैटेलाइट किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, यानी कि जो सोलार स्टॉर्म के चेतावनी देने और स्पेस वेदर की निगरानी के लिए इसको जो है से लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये था खबर नंबर 2। चलिए हम नेक्स्ट खबर की तरफ देखते हैं। खबर नंबर 3 है दोस्तों कि जो सर्वम एआई है वो भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना। क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखने वाली चीज़ है कि जो सर्वम एआई है, भारत की सर्वम एआई है, वो भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना है। ठीक है दोस्तों, सर्वम एआई क्या है दोस्तों? सर्वम एआई एक भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जो भारतीय भाषाओं के लिए जो है और एआई सॉल्यूशन के लिए विकसित किया गया है। यह स्टार्टअप भारत में जो भाषाई विविधता है उसको एक सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट एआई कंपनी है, भारत का स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बना है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये भारतीय भाषाओं पर आधारित एलएलएम विकसित करना। एलएलएम का मतलब हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना। एलएलएम का मतलब हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको विकसित करना, ए आधारित समाधान को उत्पाद बनाना और भारतीय भाषाओं के विविधताओं को डिजिटल के रूप में सशक्त बनाना। ठीक है दोस्तों, यूनिकॉर्न क्या होता है? कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न कब बनता है? तो हम यूनिकॉर्न उसको बोलते हैं जो भी स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 100 करोड़ के आसपास जब होता है तो हम उसको यूनिकॉर्न बनते हैं। दोस्तों जो सोरम एआई है वो उसकी स्थापना जो है 2023 में किया गया था। और आपको मन में ही सोच रहा होगा, मन में आ रहा होगा बात कि 2023 में कोई कंपनी बना और 2026 में वो यूनिकॉर्न कैसे हो गया? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि जो सर्वम एआई है उसको एक बहुत बड़ी फंडिंग मिली है एचसीएल कंपनी के माध्यम से। शायद वो करोड़ रुपए में, करोड़ डॉलर, 100 करोड़ डॉलर के आसपास शायद मिली है। इसलिए इसका वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन के आसपास कंपनी का हो गया है। फंडिंग हुई है 234 मिलियन, करीब 1950 करोड़ रुपए का इसका फंडिंग हुआ है। इसी कारण से ये जो कंपनी, इसका जो वैल्यूएशन हो गया है वो $1 बिलियन के आसपास हो गया है। इसीलिए जो है ये भारत का फर्स्ट एआई कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का कौन सा नंबर का यूनिकॉर्न है? तो 130वां यूनिकॉर्न। याद रखने वाली पॉइंट है कि ये भारत का 130वां यूनिकॉर्न है जो क्या बना है? यूनिकॉर्न बना है। और पहली बात कि ये फर्स्ट एआई कंपनी है ना? जिसने $1 बिलियन की जो वैल्यूएशन है उसको पार किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे यूनिकॉर्न शब्द पहली बार जो है एलिन ली ने 2013 में ये दिया था। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाले शहर जो है वो बेंगलुरु है ना। अन्य भारतीय यूनिकॉर्न जैसे कि बैजू, स्विगी, जोमेटो, नायका, ओला, पीडब्ल्यू, ये सारे यूनिकॉर्न हैं। भारत 2024 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है कि जो सर्वम एआई है वो भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना है। यह भारतीय भाषाओं के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर कार्य करता है ना। इसको जो है 234 मिलियन यूएस डॉलर का फंडिंग मिली है और यूनिकॉर्न बनने के लिए स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे अधिक होना चाहिए, तब वो यूनिकॉर्न कंपनी बनता है। किसी भी कंपनी या स्टार्टअप का जब वैल्यूएशन $1 बिलियन जब क्रॉस करता है तो वो जो है से क्या बन जाता है? यूनिकॉर्न बन जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में तेजी से काफ़ी बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं नए-नए स्टार्टअप भारत में जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमने एमसीक्यू तैयार किया है कि सर्वम एआई किस क्षेत्र से संबंधित भारतीय स्टार्टअप है, तो वो होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा सवाल है कि यूनिकॉर्न्स बनने के लिए स्टार्टअप का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? तो $1 बिलियन या उससे अधिक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है बहुत ही मज़ेदार और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लग रहा होगा।
और आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको इसका जो है बेनिफिट काफ़ी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आधारित पुस्तक CVN @ 361 डिग्री पॉलीमैथ जारी हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आधारित पुस्तक है ना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आधारित पुस्तक CVN @ 360 डिग्री पॉलीमैथ जारी कर दिया गया है। अब इस पुस्तक के बारे में जानते हैं, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू हैं, ये उनके बारे में, उनके जो दृष्टि है, उनके जो कार्य है, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। उनके जो प्रशासनिक कौशल है, जो क्षमता है, जो निर्णय लेने वाली जो उनको योगदान है, उसको दर्शाया गया है। ये पुस्तक जो है एक उनकी व्यक्तित्व को यहाँ पर रेखांकित करती है। और दूसरी बात दोस्तों कि इसमें विशेषताएँ क्या हैं, तो ये एक राजनीतिक सफ़र उसको विस्तार में उसमें प्रस्तुत किया गया है। उनकी जो नीतियाँ हैं, जो अपने राज्य के लिए उन्होंने क्या-क्या किया आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए, वो सारी चीज़ इसमें डाला गया है। उन्होंने कृषि, उद्योग, IT क्षेत्र जैसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या योगदान दिया, उस सारी चीज़ को इसमें इस तरह से कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यों को जो है दर्शाया गया है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है? और ये जो बुक लॉन्च की हैं, वो खुद जो है मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके द्वारा ही किया गया है और भी कहाँ पर किया गया है? सिंगापुर में किया गया है, ठीक है? इसका लेखक कोई और है और जो इसका अम, जो जारी करने वाले जो हैं, वो चंद्रबाबू नायडू खुद हैं, ठीक है? चलिए, ये व्यक्तिगत परिचय है, आप जान सकते हैं। जैसे 20 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, ये आंध्र प्रदेश के एक राजनेता हैं और मुख्यमंत्री फिलहाल हैं, ठीक है? पुस्तक का महत्व क्या है वो तो देख ही रहे हैं कि इन्होंने जो कार्य किया है उसके बारे में इसमें काफ़ी लिखा गया है, तो ये पढ़ कर के आने वाले जितने सारे जो नेता होंगे शायद उससे ये मोटिवेट हों। एग्जाम पॉइंट व्यू से हमें क्या देखना है, तो पुस्तक का नाम क्या है, तो CBN @ 360 डिग्री पॉलीमैथ, ठीक है? किस पर आधारित है, तो चंद्रबाबू नायडू। विषय क्या है, नेतृत्व प्रशासन नवाचार विकास, संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश। हमें क्या देखना है, स्टैटिक्स फैक्ट में क्या है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने भारत में IT गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भी गिना जाता है। आप ये देख ही रहो, विजन 2020 के अंतर्गत इन्होंने काफ़ी अच्छा से जो है अपने राज्य को आगे ले गया है, ठीक है? चलिए हम एक प्रश्न करते हैं इससे जुड़ा हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, CBN @ 360 डिग्री पॉलीमैथ। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर है आपका जियो प्लेटफॉर्म वीवो की ग्लोबल टॉप 20 पैटेंट रैंकिंग में शामिल कर लिया गया है। फिर से खबर को सुने। जियो प्लेटफॉर्म वीवो की जो ग्लोबल टॉप पैटेंट रैंकिंग होता है उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। तो वीपो क्या है? वीपो का पूरा नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में जितने सारे बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए चीज़ हैं उसको संरक्षण करना, उसको प्रोत्साहन देना। ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1967 में किया गया था। इसमें 193 पूरे देश हैं। भारत इसमें 1975 में सदस्य बना था, ठीक है? इसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं डैरेन टैंग, ठीक है? और पेटेंट क्या होता है? जैसे कि जियो प्लेटफ़ॉर्म को जो है एक पेटेंट मिला है और वो ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में इसको भी शामिल किया गया है। तो आखिर पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, जो किसी नई खोज, आविष्कार या तकनीकी समाधान के लिए एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है? एक निश्चित अवधि, ऐसा नहीं है कि आपको ये परमानेंट मिल गया है, ठीक है? 20 साल के लिए ये जो पेटेंट है ये किसी भी कंपनी या नए तकनीक खोज करने वाले जो संस्थाएँ होती है उसको दी जाती है, ठीक है? जियो प्लेटफ़ॉर्म क्या ठीक है दोस्तों, जियो प्लेटफ़ॉर्म क्या है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक डिजिटल शाखा है। यहाँ 5G, AI क्लाउड, IoT, डिजिटल सेवाएँ, दूरसंचार वगैरह-वगैरह जो भी है वो उस पर ये आधारित है। 2024 में WPI ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट फाइलिंग कंपनी में स्थान प्राप्त किया था
और अब ये जो है टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल हो गया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है, तो जियो प्लेटफॉर्म जो विपो ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग है उसमें शामिल हो गया है। और WPI वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाला एक एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ सवाल है कि जियो प्लेटफॉर्म किस संगठन की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल किया गया है, 2026 में शामिल हुई है। तो हो गया वो आपका विपो। क्या हो गया, विपो, WIPO, विपो, है ना। वन लाइनर रिवीजन है कि जियो प्लेटफॉर्म विपो ग्लोबल टॉप 20 में रैंकिंग 2026 में इसको शामिल होने वाली ये एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है। और WPI का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट खबर को देखते हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, ASI और डेनमार्क के बीच ओरसंड जहाज के मलबे के सर्वेक्षण पर समझौता हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, ASI और डेनमार्क के बीच ओरसंड जहाज के मलबे के सर्वेक्षण पर समझौता हुआ। ओरसंड, ठीक है, समाचार में क्यों है, तो हाल ही में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और डेनमार्क के बीच जो है वो ओरसंड नामक एक ऐतिहासिक जहाज है, उसकी मलबे की जो सर्वेक्षण है उस पर एक जो है समझौता हुआ है। यानी कि अब भारतीय जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो डेनमार्क सरकार के साथ मिलकर वहाँ करके जो सर्वे संस्था है उसके साथ मिल करके इसकी जो है खोजबीज करेगा। ठीक है, और ये समझौता का उद्देश्य क्या है, तो ये समुद्र के अंदर मौजूद जो ऐतिहासिक जहाज है उसके अवशेषों को सर्वेक्षण करना है, अध्ययन करना है, जो पुरातात्विक चीजें उसको बढ़ावा देना है, और भारत और डेनमार्क के बीच जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक सहयोग है उसको भी मजबूत करना है। ओरसेंट जहाज के बारे में जानते हैं कि आई ये क्या है एक्चुअली, तो ओरसेंट को भारत का आने वाला पहला डेनिश जहाज भी माना जाता है। यानी कि जब अ, ब्रिटिश काल से पहले जब डेनिश यहाँ आए थे तो उस टाइम पर ये यानी कि 17वीं शताब्दी के शुरुआत में लगभग 1620 के आसपास जो है ये भारत में जो जहाज जो है ये आया था। कहाँ आया था, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये जो जहाज है वो आया था। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु में ये जहाज जो है आया था और ये अब जो है सरकार यहाँ पर यानी कि 600 800 साल बाद जो है सरकार को ये दिमाग में आया कि चलो इसको हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, इसको हम अध्ययन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। चलो अच्छी बात है, कुछ मिल जाए यही उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें और क्या जानना है, तो सबसे पहले कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1861 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये कार्य क्या करती है, तो जो हमारा स्मारक है, पुरातत्व तत्व है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है, सर्वेक्षण करती है। ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है हमें कि ASI और डेनमार्क के बीच जो है ओरसेंट जहाज का मलबे का सर्वेक्षण का समझौता हुआ है। ओरसेंट भारत आने वाला पहला डेनिश जहाज था। समझौते का उद्देश्य क्या है, समुद्री पुरातत्व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। और ASI भारत की प्रमुख पुरातत्व संस्था है जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। हमें कुछ जो फैक्ट है वो याद रखने हैं कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, तो डेनिश क्रोन है। डेनमार्क यूरोप के जो नॉर्थर्न यूरोप है वहाँ पर ये स्थित है। भारत और डेनमार्क के बीच जो राजनीतिक संबंध है वो 1949 में स्थापित हो गई थी। डेनमार्क समुद्री पुरातत्व क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल है इस पर कुछ कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डेनमार्क के बीच किस जहाज के मलबे का सर्वेक्षण पर समझौता हुआ, तो आपका आंसर हो गया ओरसन। सवाल आ सकता है। ठीक है, वन लाइनर रिवीजन की अगर हम बात करें तो ASI और डेनमार्क के बीच ओरसन जहाज के मलबे का सर्वेक्षण पर समझौता हुआ है जो भारत आने वाले पहले डेनिश जहाज माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट खबर है दोस्तों कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA ने डॉक्टर PL गौतम की अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है। ठीक है दोस्तों, एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी क्या है, तो यह कमेटी कृषि से संबंधित जो जैव विविधता है उसका संरक्षण, अस्थायी उपयोग, नीतिगत सुझाव देने के लिए
गठित की गई है। इसमें वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, शोध संस्थान से संबंधित जितने सारे जो विशेषज्ञ हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। यह एनबीए की नीति निर्माण, अनुसंधान, प्राथमिकता को संरक्षण और सलाह देती है। ठीक है दोस्तों, एनबीए के बारे में हम पूरा जानते हैं कि इसका पूरा नाम होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2003 में किया गया था। ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर एजे बनर्जी हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है कि भारत में जितनी सारी जो जैव विविधता है उसको संरक्षण प्रदान करना है और उसका सतत विकास भी सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय एग्रोडाइवर्सिटी की विशेषताएं क्या है? तो भारत में लगभग 50,000 से अधिक ऐसे प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में कुल खेती योग्य पौधे की 15% विविधताएं तो भारत में ही है, जैसे चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, तिलहन, मसाले, फल, सब्जी, ये सारे चीजें। और देसी किस्में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं डॉक्टर पीएल गौतम के बारे में। तो ये अभी फिलहाल प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो IARI है, नई दिल्ली के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं ये। ठीक है दोस्तों, कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं उसके सदस्य भी ये रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कमेटी के कुछ प्रमुख कार्य भी हैं। भारत की कृषि जैव विविधता संरक्षण पर सुझाव देना, है ना, लुप्तप्राय फसलों, देसी किस्म और जंगली पौधे संसाधन के संरक्षण को बढ़ावा देना, अस्थायी कृषि प्रणाली और जलवायु सहिष्णु किस्मों के विकास के लिए मार्गदर्शन देना, किसानों की आजीविका और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को सशक्त करना। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है? तो एनबीए ने एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है। इसका जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीएल गौतम है। एनबीए की स्थापना 2003 में किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई, तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल है करते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने एग्रोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर पीएल गौतम। याद रखने का ट्रिक है, आप देख लो एनबीए नेचर बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो आपका इसका समझ में आ जाता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, स्थापना 2003 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों खबर है वो है भारतीय सेना को 106 अग्निवेश जेट पावर्ड, है ना, कामिकज ड्रोन जो है वो मिले हैं। भारतीय सेना को 106 अग्निवेश जेट पावर्ड कामिकज ड्रोन जो है वो मिले हैं। ये अग्निवेश ड्रोन है वो क्या है? तो अग्निवेश एक जेट पावर्ड जो है कामिकस ड्रोन है। ये लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन लक्ष्य पर टकराकर स्वयं नष्ट हो जाता है और ये स्वदेशी तकनीक से, पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से विकसित है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो मुख्य विशेषता है कि ये उच्च गति के साथ लंबी दूरी तक उड़ता है ना, उच्च सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है ना, लक्ष्य पर टकराकर स्वयं जो है वो नष्ट हो जाता है। दिन रात दोनों समय ये ऑपरेशनल है। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी हाई जो एटीट्यूड है वहाँ पर इसकी तैनाती भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका महत्व क्यों है? तो दुश्मन में महत्वपूर्ण ठिकाने, बंकर, हथियार प्रणाली को ये नष्ट कर सकता है। सीमा पर त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय सेना की आधुनिक जो युद्ध क्षमता है वो और मजबूत करता है ये, और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को ये बढ़ावा देता है। भारतीय सेना के लिए क्या लाभ है? तो आपको पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने में ये सहायक है, तो कहीं न कहीं सेना को इससे डायरेक्ट लाभ मिलेगा, है ना? कम लागत में अधिक परिणामी ये, ठीक है? और सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए कारगर है। ठीक है? अग्निवेश ड्रोन की अगर हम बात करें तो ये एक जेट पावर्ड, है ना, कामिकेज ड्रोन है। ये भारतीय सेना के लिए उपयोग के लिए बनाया गया है। इस संख्या नंबर 106 है और इसका उपयोग हमने बता दिया है कि ये टारगेट जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ सवाल है, ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं कुछ। भारतीय सेना ने हाल ही में कौन सा जेट पावर कामिकेज ड्रोन जो है वो मिले हैं? तो वो हो गया आपका आंसर सी, अग्निवेश। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट भी देख लिया आपने। 106
अग्निवेश जेट पावर्ड कम्युनिटी ड्रोन भारतीय सेना को मिले हैं। स्वदेशी तकनीक से ये पूर्ण रूप से विकसित है और यह ड्रोन लक्ष्य के टकराव के साथ ही ये स्वयं नष्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगली खबर है कि केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी की शुरू किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। केरल सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी जो है उसने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, ये एक फ्री बस ट्रेवल स्कीम है जिसमें सशक्त महिला और सशक्त समाज के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। केरल सरकार ने 11 जून 2026 को, है ना, 2026 से ये प्रियदर्शनी योजना की शुरुआत किया है, 25 नहीं 2026। और इसके तहत राज्य के सभी जो महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग हैं उन सबको सरकारी बस में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। यह योजना राज्य के सभी साधारण ऑर्डिनरी बसों में मान्य है। यह योजना केरल के सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसका महत्व क्या है? तो महिलाओं को आर्थिक बचत होगा और रोजाना के जो यात्रा है उसके खर्च में कमी आएगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं जो है वो आसान हो जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ेगी। जो लैगिंग समानता है उसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या योजना ऐतिहासिक है? जी बिल्कुल, भारत में केरल ऐसा पहला राज्य बना है जिसमें सभी महिलाओं को, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राज्य परिवहन से मुफ्त यात्रा लागू किया है। और यह कदम बहुत बड़ी कदम है, आसान नहीं है। और इससे क्या होगा कि जो महिलाओं को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बोला जाता है कि उसमें वो जो विकास होगा, जो जेंडर इक्वलिटी वाली जो बात आती है वो उससे कहीं न कहीं इसमें राहत मिलेगी और ये नारी शक्ति और समावेशी विकास की दिशा का एक प्रेरक बनेगा। हो सकता है इससे मोटिवेशन होकर के अन्य राज्य भी इस तरह की जो है स्कीम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, योजना की विशेषताएँ की अगर हम बात करें तो शून्य टिकट मूल्य है। महिलाओं के और या ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं लगेंगे। ये यात्रा किसी भी प्रकार की दूरी सीमा के लिए नहीं है कि हाँ, यहाँ तक ही जाना है। आप कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हो विदिन द स्टेट। ठीक है। के फैक्ट क्या है? तो योजना का नाम प्रियदर्शनी योजना है। शुरू करने की तिथि 11 जून 2026। लाभार्थी कौन है? ये सभी महिलाएं और ट्रांसजेंडर जो केरल के हैं। क्षेत्र कौन सा है? केरल राज्य। बस राज्य परिवहन की एक साधारण बस होता है, वहाँ पर ये लागू किया गया है। यात्रा बिल्कुल जीरो फेयर है, केरल सरकार के अधीन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो संबंधित कुछ पहले से भी थे जैसे कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए एचआरटीसी बसों में 50% की छूट ऑलरेडी वहाँ दी जाती है। दिल्ली की बात करें तो ये पिंक टिकट के तहत डीटीसी बसों में भी मुफ्त यात्रा मिलता है महिलाओं के लिए, खास करके ट्रांसजेंडर की यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन केरल की जो प्रियदर्शनी योजना है वो राज्य के सभी महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए 100%, तो ये खास बनाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है? तो योजना का नाम प्रियदर्शनी है। शुरुआत की गई तिथि 11 जून 2026 है। किसके लिए? सभी महिलाओं के लिए। ये हमने देख लिया है। चलिए आते हैं, कुछ सवाल है उसको हम करते हैं। केरल सरकार द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का लाभ क्या नाम क्या है? तो प्रियदर्शनी योजना। ठीक है, बहुत सारे जो फैक्ट हैं उसको आप याद रख लेंगे। उम्मीद करते हैं इससे जुड़ा हुआ आपको नोट्स बिल्कुल मिल जाएगा क्लास के अंत में। चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन एंड ड्राउट। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। तो ये 17 जून को पूरे विश्व में ये मनाया गया है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण, भूमि जो अवनयन है या सूखे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भूमि संरक्षण, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक तरह से ये सहयोग को प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से जो शुष्क वाले क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर रहने वाले समुदाय को इससे समर्थन मिलता है। मरुस्थलीकरण क्या है? तो जब उपजाऊ भूमि जो है प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से अपनी जो उपजाऊ शक्ति खो देता है और रेगिस्तान जैसी स्थिति में बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि यह जो जगह है
स्थल है वो उसका मरुस्थलीकरण हो गया है। प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई अधिक मात्रा में, अति चराई, जलवायु परिवर्तन, जो अनुचित सिंचाई है, खनन है, औद्योगिक प्रदूषण है, ये सारे कारण है मरुस्थलीकरण का। इसका प्रभाव क्या होगा? तो कृषि जो उत्पादकता है उसमें कमी आएगा, जल संकट और सूखे की स्थिति बनेगा, मृदा अपरदन होगा, जैव विविधता का जो है वो ह्रास होगा, गरीबी, भुखमरी, पलायन ये सब चीज बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, विश्व स्तर पे स्थिति की अगर बात करें तो दुनिया का लगभग 40% भूमि पर जो है वो अवयन से प्रभावित हुआ है और लगभग 100 से अधिक देश मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि के क्षरण से प्रभावित हैं। लगभग 1.3 अरब लोग इन समस्याओं के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो। बहुत आने वाले समय में ये संख्या बढ़ भी सकता है। वर्ष 2026 की जो थीम है वो है रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। भूमि की बहाली करो और अवसरों को अनलॉक करो। ठीक है दोस्तों, पूरा नाम ये जो है यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, यूएनसीसीडी है इसका। इसकी स्थापना 1994 में किया गया था, लागू 1996 में हुआ। मुख्यालय जो है वो बर्न जर्मनी में है। ठीक है, भारत में स्थिति की अगर हम बात करें दोस्तों मरुस्थलीकरण का, तो भारत के लगभग 29% भौगोलिक भूमि किसी न किसी रूप से भूमि अवनयन में से प्रभावित है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। भारत ने राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीसीडी की भी शुरुआत किया है और इसका लक्ष्य है कि भूमि और जल संसाधनों को सतत प्रबंधन कर मरुस्थलीकरण को रोकना। भारत सरकार की पहल क्या है? तो राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीसीडी, हरित भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन और नमामि गंगे जल संग्रह वनीकरण वगैरह अभियान जो है शुरू किया गया है। कुछ सवाल है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 जून। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट से क्या रखना है? तो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, सूखे निपटने का दिवस 17 जून है। थीम 2026 रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये यूएनए से जुड़ा हुआ निकाय है जिसका पूरा नाम है यूएनसीसीडी, मुख्यालय का है बॉन जर्मनी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आज का आपका अखबार से जुड़ा हुआ, द हिंदू, पीआईबी से जुड़ा हुआ खबर। और कुछ ऐसे जो 2026 में कुछ महत्वपूर्ण जो सुर्खियां रहे हैं हम उसको भी देखते हैं। तो आज का पहले सुर्खियां है नियुक्तियां, समितियां और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल से जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग जो 2026 में हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है भारत की अध्यक्षता में। और ब्रिक्स शेरपा जो भारत में भी है, भारत के जो है वो सुधाकर देतेला हैं। और ब्रिक्स की अन्य प्रमुख बैठकें भी हुई है 2026 में, जैसे कि कृषि पर बैठक हुआ है, वो कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। और रोजगार पर जो बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। और संस्कृति पर जो बैठक हुआ है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। दूसरी जो सुर्खियां हैं वो है तकनीकी और डिजिटल पहल, है ना। तो डिजिटल एप्स हैं, हाल ही में सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण डिजिटल पहल लॉन्च की गई है। पहला है जेली एआईपी, यानी कि ये एआई आधारित प्लेटफॉर्म है जो खतरे की पहचान, विश्लेषण और रियल टाइम निर्णय में मदद करता है। दूसरा है समुद्र 2.0, ये समुद्री सुरक्षा और समुद्री डोमेन की जागरूकता के लिए ये एक मोबाइल ऐप है। और तीसरा है शिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि सीमा क्षेत्रों में खतरों के पहले पहचान और त्वरित अलर्ट देने वाला ये सिस्टम है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजन स्थल नई दिल्ली है। थीम था एआई फॉर ऑल। इसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी, उत्तरदायी, नवाचार आधारित एआई का समाधान देना। तो ये था आपका आज का सुर्खी। और हम नेक्स्ट सुर्खियाँ देखते हैं दोस्तों। दूसरा है संवैधानिक घटनाक्रम, वैश्विक सूचकांक और आर्थिक आंकड़े। तो संवैधानिक और राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का जो मामला अभी फिलहाल आया था, विपक्ष ने लोकसभा में जो है ओम बिरला के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस नोटिस दिया था। ये किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये जो नोटिस है ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 94C के तहत दिया गया था, जो स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 94C महत्वपूर्ण है।
अगला है दोस्तों वैश्विक सूचकांक और आर्थिक विकास। ठीक है, वैश्विक सूचकांक और आर्थिक विकास। तो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2026 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को जो है 91 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी 180 पूरे देश हैं और उसमें 91 रैंक जो है वो भारत को मिला है। जीडीपी आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष जो है बेस ईयर तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक वृद्धि जीडीपी और औद्योगिक सूचकांक आईआईपी गणना को सटीक बनाने के लिए जो है नया बेस ईयर 22 देश जो है वो निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास ऋण की हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने ब्रह्मपुत्र नदी के कारण होने वाले जो बाढ़ होते हैं, मिट्टी का कटाव होते हैं, उसके अस्थायी मैनेजमेंट के लिए $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा किया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जो आगामी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सुर्खियां दोस्तों, रक्षा सौदे, प्रमुख भौगोलिक स्थल और चर्चित पुस्तकें। ठीक है, तो रक्षा क्षेत्र और सैन्य अभ्यास। राफेल जेट मेगा डील, आपको पता होगा, आप न्यूज पढ़ते होंगे। तो भारत की रक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 114 डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इन सिट्टू एयर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया है। कंबाइंड टास्क फोर्स है ना, भारत ने इतिहास में पहली बार इस बहुराष्ट्रीय समुद्री कमान की जिम्मेदारी संभाली है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मनामा, बहरीन। ठीक है दोस्तों, कुछ चर्चित पुस्तक हैं जैसे कि फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी यह पुस्तक भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम.ए. नरवाणे द्वारा ये लिखा गया है और उनकी ये आत्मकथा है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड, ये एक अनोखी सड़क है जिसका अनावरण देश में आर्थिक राजधानी मुंबई में किया गया है। मड वोल्कानो जो कि एक कीचड़ ज्वालामुखी है, हाल ही में विस्फोट हुआ है। हाल ही में भारत के जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है, उसमें एक सक्रिय मड वोल्कानो में जो विस्फोट देखने को मिला है। नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों की जो पहली आपातकालीन हवाई पटरी ईएलएफ का उद्घाटन डिब्रूगढ़ असम में किया है। तो ये आपकी आज के महत्वपूर्ण सुर्खियां थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आज के जो भी हमने किया है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, तो फटाफट हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाले सोलर वन उपग्रह किससे संबंधित है? तो NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका। फ्रांस की जो डसॉल सिस्टम भारत की पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडेन कहाँ प्राप्त करेगी? तो IIT हैदराबाद। हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सा बना? तो सर्वम AI। हाल ही में चर्चा रही CBN@360 डिग्री पॉलीमैथ पुस्तक किससे संबंधित है? तो N चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में विपो की ग्लोबल टॉप 20 में पेटेंट रैंकिंग शामिल करने वाली भारतीय कंपनी कौन है? तो जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों, अगला है ASI और डेनमार्क भारत पहुंचने वाले पहले डेनिश जहाज ओरसेंड के मलबे का अंडर वाटर सर्वे कहाँ करेगा? तो ये होगा थरमबाड़ी, तमिलनाडु। हाल ही में NBA ने किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है? तो डॉक्टर PL गौतम। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किए गए 106 पीसकीपर अग्निवेश संबंध किससे है? तो माइन प्रोटेक्ट व्हीकल MPV से। हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रियदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने, और ये केरल में सभी महिलाओं चाहे वो ट्रांसजेंडर हो उन सब के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए 20 दिवस कब मनाया जाएगा? तो 17 जून को। तो दोस्तों आज का ये करंट अफेयर्स था और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।